अध्याय 151। तुम बहुत कमजोर हो। सिचुएशन काफी टेंशन भरी थी। स्कूल के खेल मैदान में झगड़ा चल रहा था। सामने थे चू फेंग और सोंग जीहांग, और दर्शकों में खड़ी थी ये वान वान, जो बहुत ध्यान से सब देख रही थी। अचानक, बिना सोचे समझे, ये वान वान चिल्लाई, चू फेंग, बचो, दाई तरफ झुको। चू फेंग एक सेकंड को चौंक गया, लेकिन फिर उसने तुरंत रिएक्ट किया और दाई तरफ झुक गया। और वाकई, उसने सोंग जीहांग का एक जोरदार पंच बड़ी मुश्किल से बचा लिया। अब उसके बाएं पसली पर मारो। वान वान ने तुरंत अगली कमान दी। सोंग जीहांग को संभलने का मौका नहीं मिला। उसका बायां पसली पूरी तरह खुला था, और चू फेंग ने वहीं एक जबरदस्त मुक्का मारा। सोंग जीहांग दर्द के मारे झुक गया और उसका चेहरा तमतमाने लगा। वो गुस्से में उठ खड़ा हुआ, चू फेंग के पेट पर हमला करने ही वाला था कि ये वान वान फिर चिल्लाई, पेट बचा के। कुछ ही मिनटों में लड़ाई का पूरा मोड़ बदल गया। जो चू फेंग शुरू में पिट रहा था, अब सोंग जीहांग पर हावी हो चुका था। सोंग जीहांग जितना भी कोशिश करता, चू फेंग उसके हर मूव को न सिर्फ पहचान लेता, बल्कि जवाब में एक पंच भी दे देता। सोंग जीहांग अब पूरी तरह चिढ़ चुका था। उसने गुस्से से ये वान वान को घूरा और बोला, चू फेंग, कौन मर्द कहलाने के लायक नहीं है? इतने बड़े आदमी होकर भी तुझे एक लड़की की मदद चाहिए लड़ने के लिए? ये वान वान ने मासूम सा चेहरा बनाते हुए कहा, ओह, मैं तो बस एक लड़की हूँ, जो कुछ यूं ही बक रही थी। और मैंने ही तुम्हें सुअर बना दिया? कैप्टन सोंग, तुम कुछ ज्यादा ही कमजोर नहीं हो? तुम। सोंग जीहांग गुस्से से कांपने लगा। ये वान वान उसे बार बार चौंका रही थी। वो उसकी हर चाल को पहले ही कैसे पहचान रही थी? क्या ये वान वान ने भी कोई ट्रेनिंग ले रखी है? नहीं, वो तो एक लड़की है। ये कैसे हो सकता है? सोंग जीहांग को याद आया कि उसके पिता ने उसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर के एक मास्टर से ट्रेनिंग दिलवाई थी, जिसमें उन्होंने काफी पैसे खर्च किए थे। उसे लगता था कि वो काफी सीख चुका है, लेकिन आज ये वान वान तो उसकी हर एक चाल को ऐसे पढ़ रही थी जैसे कोई किताब पढ़ता हो। इसी बीच धीरे धीरे स्कूल के स्टूडेंट्स वहां इकट्ठा होने लगे। अब सोंग जीहांग को डर लगने लगा कि अगर ये लड़ाई यूं ही चलती रही तो वो सबके सामने पूरी तरह बेइज्जत हो जाएगा। आखिरकार वो तीनों को गुस्से से घूरता हुआ चला गया और जाते जाते जियांग यान रान से बोला, जियांग यान रान, तुम्हें इसका पछतावा जरूर होगा। सोंग जीहांग के जाते ही चू फेंग ने अपने मुंह से खून पोंछा और जोश में आकर वान वान के पास आया। वान वान जिए, आप तो कमाल हो। आप तो जैसे दिमाग पढ़ लेती हो। उसे हर बार कैसे पकड़ रही थी? जियांग यान रान भी ये वान वान को हैरानी से देख रही थी। ये वान वान ने हल्की खांसी करते हुए जवाब दिया, बाहर से देखने वालों को सब ज्यादा साफ दिखता है, और सोंग जीहांग की लड़ाई की स्किल्स तो वैसे भी बहुत बेकार हैं। तुम लोग भी ध्यान से देखते तो समझ जाते। ओह, दोनों ने सिर हिलाया, और उन्हें उस पर शक करने की जरूरत भी नहीं लगी। फिर जियांग यान रान ने देखा कि चू फेंग के चेहरे पर खरोंचें और चोटें थीं। वो थोड़ी दुखी होकर बोली, सॉरी, तुम्हें मेरी वजह से ये सब सहना पड़ा। चू फेंग ने सिर खुजाया और उसका चेहरा लाल हो गया। अरे नहीं, मैं ही बेकार था जो तुम्हारी हिफाजत नहीं कर सका। अब से मैं जमकर ट्रेनिंग करूंगा। जियांग यान रान को समझ नहीं आया क्या कहे, तो बस बोली, चलो, मैं तुम्हें स्कूल नर्स के पास ले चलती हूँ। चू फेंग कुछ कहने ही वाला था कि ये वान वान ने आंखों से इशारा किया, जैसे कह रही हो, चुप रहो और मौके का फायदा उठाओ। चू फेंग ने तुरंत बात पलटी और बोला, ठीक है, फिर आपको तकलीफ देनी पड़ेगी। जियांग यान रान ने वान वान की तरफ देखा। वान वान, तुम पहले ब्रेकफास्ट कर लो, मैं चू फेंग के साथ जा रही हूँ। ये वान वान ने हाथ हिलाकर कहा, हाँ हाँ, जाओ, मैं ब्रेकफास्ट कर लूंगी। दोनों के जाते ही ये वान वान वही खड़ी रह गई, थोड़ी गहरी सोच में डूबी हुई। असल में जो लोग सच में फाइटिंग में एक्सपर्ट होते हैं, उन्हें सामने वाले की चालें पढ़ना बहुत आसान होता है।
उनके लिए ये सब उतना ही सिंपल होता है जितना 1+1=2 इंच होता है। वो तो बस उनकी एक नेचुरल आदत बन चुकी होती है। सामने वाला क्या करने वाला है वो पहले ही समझ जाते हैं। अगले अध्याय में देखिए, क्या सोंग जी-हांग वाकई हार मान जाएगा या बदला लेने लौटेगा? और क्या चू फेंग और जियांग यानरान की दोस्ती अब कुछ और बन जाएगी? कहानी अब और मजेदार मोड़ लेने वाली है। अध्याय 152। मैं उसे जरूर माफ कर दूंगी। अब तक तो किसी को ये वान की ये ताकत समझ नहीं आ रही थी, लेकिन सच्चाई ये थी कि उसके पास ये ताकत होनी ही नहीं चाहिए थी। पिछले जन्म में उसके पापा ने उसे सेल्फ डिफेंस सिखाने के लिए एक प्रोफेशनल ट्रेनर रखा था, लेकिन उसने उस ट्रेनिंग को सिर्फ 1 महीने ही सीरियसली किया था। फिर भी उसे ये समझ में आ गया था कि चाहे फाइटिंग हो या कोई भी दूसरी स्पेशल स्किल जो आम लोग सीखने में बहुत वक्त लगाते हैं, वो उन्हें बहुत जल्दी पकड़ लेती थी। ऐसा लगता था जैसे ये स्किल्स उसके दिमाग में पहले से ही मौजूद थी। वो उन्हें सीख नहीं रही थी, बल्कि सिर्फ याद कर रही थी। पिछले जन्म में उसने खुद को सीई हान से छुपाने के लिए न सिर्फ अपना चेहरा बदला था, बल्कि अपनी हर एक खासियत और हुनर को भी छिपा लिया था। हर वो चीज जो उसकी समझदारी या ताकत को जाहिर कर सकती थी, उसने दबा दी थी। लेकिन इस जन्म में वो इतनी मूर्ख नहीं बनेगी। उसके पास एक काल्पनिक चाकू था, एक ताकत, लेकिन फिर भी उसने खुद को और अपने करीबियों को दुख झेलने दिया था। अब वो वैसी गलती दोबारा नहीं दोहराएगी। स्कूल के बाद जैसे ही ये वान क्लास से बाहर निकली, उसने देखा कि शेन मेंग ची पहले से ही क्लासरूम के दरवाजे पर खड़ी उसका बेसब्री से इंतजार कर रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसे ये महसूस हो गया हो कि ये वान और जियांग यानरान की दोस्ती अब गहरी हो रही है, और वो परेशान हो उठी है। वान शेन मेंगची ने उसे देखते ही जोर से पुकारा और जल्दी से आगे बढ़कर उसके हाथ में हाथ डाल लिया। आज रात हम सब साथ में बारबेक्यू खाने चले? ये वान ने अपनी नॉर्मल टोन में कहा। हाँ, क्यों नहीं। चलते चलते शेन मेंगची धीरे से बात छेड़ती है। वान, सुना है कि तुम अब यानरान के साथ रह रही हो? उसकी जैसी नेचर वाली लड़की के साथ रहना बहुत मुश्किल होगा ना? क्यों ना तुम मेरे साथ रहने आ जाओ? ये वान ने हल्के से कहा। नहीं यार, अब सारा सामान पैक करके इधर-उधर शिफ्ट करने का मन नहीं है। शेन मेंगची अभी भी संतुष्ट नहीं थी। उसने फिर से बात शुरू की। वान, क्या यानरान ने मेरे बारे में कुछ कहा? देखो, तुम तो मुझे अच्छे से जानती हो। जो कुछ भी यानरान के साथ हुआ, वो मेरी मर्जी से नहीं हुआ। सोंग जी-हांग ही पीछे पड़ा था, और मैं तो उसे छिपाने की कोशिश कर रही थी ताकि यानरान को दुख न हो। लेकिन पता नहीं कैसे सब उल्टा हो गया, और अब वो मुझसे गलतफहमी रख बैठी। वान, तुम मेरी बात समझ रही हो ना? अगर ये पहले वाली वान होती तो वो जरूर समझती। चाहे सामने सबूत भी क्यों ना हो, फिर भी वो शेन मेंगची की बातों में आ जाती थी। लेकिन अब ये वान ने चेहरे पर थोड़ा सोचता हुआ भाव बनाया, जैसे कंफ्यूज हो गई हो। लेकिन फिर उसने सिर हिलाया और एकदम भोली बनकर बोली, मेंगची, मैं तो तुम्हें पूरी तरह समझती हूँ। तुम इतनी सुंदर हो, प्यारी हो, टैलेंटेड हो। लोग तुमसे प्यार न करें, ये कैसे हो सकता है? इसमें तुम्हारा क्या कसूर? ये सुनते ही शेन मेंगची के चेहरे पर एक राहत और घमंड भरी मुस्कान फैल गई। उसकी आंखों में हल्की सी हंसी झलक रही थी। फालतू टेंशन ले रही थी मैं। ये वान तो अब भी उतनी ही बेवकूफ है जितनी पहले थी। इसी बातचीत के बीच शेन मेंगची का फोन बज उठा। ये वान ने जल्दी से उसकी स्क्रीन पर झांका। फोन किसी सेकंड ईयर के जूनियर लड़के का था, उनमें से एक जो शेन मेंगची का पागल फैन था। उसका परिवार भी थोड़ा अमीर था, लेकिन सोंग जी-हांग से तुलना नहीं की जा सकती थी। शेन मेंगची के पास ऐसे कई लड़के थे जो उसके इशारों पर नाचते थे। स्पेयर टायर 1, 2, 3। ये वान ने सोच में पड़ते हुए अपनी ठुड्डी सहलाई और उसकी आंखों में एक चमक आ गई। शेन मेंगची ने फोन उठाया, लेकिन ये वान से दूर नहीं गई। शनिवार?
ओ नहीं यार, उस दिन तो मेरी मेकअप क्लास है और रविवार को भी टाइम नहीं मिलेगा। बहुत सॉरी। अगली बार पक्का चलेंगे, ओके? शेन मेंगची ने एकदम मीठी सी आवाज में उस लड़के को रिजेक्ट किया, क्योंकि अभी उसका पूरा ध्यान सॉन्ग जी हांग पर था। बाकी सब बैकअप लोग थे, जो बस लाइन में खड़े थे। फोन रखते हुए उसने फिर से बात छेड़ दी। यान रान तो सॉन्ग जी हांग को लेकर बहुत सीरियस लगती थी। मुझे तो उम्मीद नहीं थी कि वो इतनी जल्दी चू फेंग के साथ चिपक जाएगी। शायद इसलिए क्योंकि चू फेंग के घरवाले अमीर हैं। अब ये सिर्फ बातचीत नहीं थी, बल्कि जहर बोने की चाल थी। वो ये वान वान का माइंड वॉश करना चाहती थी और साथ ही यान रान को बदनाम करने की कोशिश कर रही थी, जैसे वो कोई फ्लर्ट और लालची लड़की हो। लेकिन असल में शेन मेंगची जानती थी कि चू फेंग के घर की हालत बहुत जल्द खराब होने वाली है। उनका बिजनेस डूब रहा है। उसे पता है कि वो कभी चू फेंग जैसे लड़के को नहीं चुनेगी। दोनों बातें करते हुए डॉर्मिटरी की ओर जा रही थीं, किताबें रखने के लिए। जैसे ही वे लड़कियों के हॉस्टल के पास पहुंची, उन्होंने देखा कि वहां भीड़ लगी हुई थी। लड़कियां, लड़के, सब हॉस्टल के गेट पर इकट्ठा हो रखे थे। क्या हो रहा है? कौन आया है? या किसी ने कुछ कर दिया? अगले अध्याय में देखिए, इस भीड़ के पीछे क्या राज है? क्या शेन मेंगची की चालें और गहराएंगी? और क्या ये वान वान अब एक नया कदम उठाएगी? कहानी अब और मजेदार होने वाली है। चैप्टर 153, सीकिंग डेथ। लोगों की भीड़ ने जैसे ही शेन मेंगची को देखा, उनके चेहरों पर एक अलग ही चमक आ गई। सबकी आंखों में जलन के साथ साथ थोड़ी उत्सुकता भी थी। कुछ लड़कियां तो मजाक में चिल्लाते हुए कहने लगी, आ गई, आ गई, शेन मेंगची आ गई। जैसे ही वे सब उसके पास पहुंचे, ये वान वान की नजर एकदम नीचे ग्राउंड फ्लोर पर पड़ी। लड़कियों के हॉस्टल के सामने जमीन पर एक बड़ा सा दिल बना हुआ था, वो भी जलती हुई मोमबत्तियों से। और उस दिल के बीच में लिखा था शेन मेंगची का नाम। चारों ओर लाल गुलाब बिछे हुए थे, जैसे किसी फिल्म का सीन हो। और उस सब के बीच सामने खड़ा था सॉन्ग जी हांग, लंबा, स्मार्ट और हैंडसम। और उसकी गोद में थी एक बेहद बड़ी गुलाबों की बकेट, इतनी बड़ी कि किसी इंसान के आधे कद जितनी। उसकी नजरें बस शेन मेंगची पर ही टिकी हुई थी, जैसे और कुछ देख ही नहीं रहा। शेन मेंगची ने भी मौका हाथ से नहीं जाने दिया। जैसे ही उसने सामने का नजारा देखा, उसके चेहरे पर आई हैरान और शर्माई हुई मासूमियत। एकदम वैसे जैसे कोई सीधी सादी, भोली सी लड़की अचानक सबके सामने आ जाए। उसकी ये अदा हर लड़के के दिल को छू लेने वाली थी। भीड़ की निगाहों के बीच सॉन्ग जी हांग धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ा। उसके कदमों में जोश था और चेहरा भावनाओं से भरा हुआ। फिर वो बोला, मेंगची, माफ करना अगर मैं कुछ ज्यादा बोल रहा हूँ, लेकिन कुछ बातें हैं, कुछ जज्बात हैं जो अब मुझसे संभाले नहीं जा रहे। मुझे तुम पसंद हो। जब से तुम्हें पहली बार देखा है, दिल बस तुम्हारा ही हो गया है। मुझे तुम्हारी सादगी, तुम्हारी अच्छाई, तुम्हारी मासूमियत, सब कुछ पसंद है। मुझे यकीन है तुम ही हो जिसे मैं चाहता हूँ, जिसे मैं अपना पूरा जीवन देना चाहता हूँ, जिसे मैं हमेशा के लिए बचा कर रखना चाहता हूँ। उसके इतना बोलते ही पूरी भीड़ खुशी से चिल्ला उठी। वाओ, कितना रोमांटिक है कैप्टन सॉन्ग, आप तो लाजवाब है। कोई मुझे इस तरह प्रपोज करे तो जिंदगी सफल हो जाए। हाँ बोल दो, हाँ बोल दो। ये वान वान ने जब चारों ओर मोमबत्तियां और गुलाब देखे तो उसने आंखें घुमाईं और मन ही मन बोली, हद है, इतना पुराना तरीका। लेकिन हाँ, शायद इस टाइमलाइन में ये सब नया लगता हो। वो मन ही मन सोच रही थी। सॉन्ग जी हांग एकदम सही जा रहा है अपनी बर्बादी की तरफ। दरअसल सॉन्ग फैमिली ने खुद उसे फोन करके कहा था कि वो जाकर जियांग यान रान को मनाए, लेकिन ये जनाब तो उल्टा ही कर बैठे। सुबह यान रान ने जो उसे सबके सामने बेइज्जत किया, उसका बदला लेने के लिए अब वो शेन मेंगची के सामने ये तमाशा कर रहा था। और तभी ये वान वान की नजर भीड़ के पीछे खड़ी जियांग यान रान पर पड़ी। उसके चारों तरफ लोग खड़े थे,
कुछ तंज कस रहे थे तो कुछ सहानुभूति जता रहे थे। हाय, यान रान तो बहुत बदकिस्मत है। आखिर सबसे पहले तो वही थी जिसे सॉन्ग जी हांग पसंद था। हाँ, चू फेंग भी ठीक है, लेकिन उनकी फैमिली की हालत बहुत खराब है। अब तो उनका टाइम भी खत्म हो गया लगता है। सॉन्ग फैमिली का तो हर जगह नाम है। वैसे भी सॉन्ग जी हांग का शेन मेंग ची को पसंद करना गलत नहीं है। इतनी सीधी सादी और प्यारी लड़की अब कहाँ मिलती है। ये वान वान पहले तो थोड़ा चिंतित हुई कि कहीं यान रान टूट न जाए, लेकिन हैरानी की बात ये थी कि यान रान का रिएक्शन बेहद शांत था। उसने पूरे तमाशे को एक ठंडी नज़र से देखा और बिना कोई दिलचस्पी दिखाए अपने किताबों का बैग उठाया और हॉस्टल के अंदर चली गई, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। वहीं दूसरी तरफ शेन मेंग ची शर्माते हुए सबकी नज़रों में नहाई हुई थी। सॉन्ग जी हांग की इस जबरदस्त लव कन्फेशन के बीच वो ऐसे बर्ताव कर रही थी जैसे कोई मासूम सी गुड़िया हो जिसे हर कोई सीने से लगा लेना चाहता हो। सॉन्ग जी हांग के दिल में जो गुस्सा यान रान की वजह से सुबह से बैठा था वो अब एकदम गायब हो गया था। उसने सोचा यान रान शायद टूटकर चली गई है। उसने शेन मेंग ची को फिर देखा और गहराई से बोला, मेंग ची, मेरे साथ रहो। मुझे एक मौका दो कि मैं तुम्हारा ख्याल रख सकूं, तुम्हें खुश रख सकूं, तुम्हें कभी दुख ना होने दूं। शेन मेंग ची भी कोई मौका गंवाने वालों में से नहीं थी, लेकिन उसकी चालाकी देखिए। उसने सीधे सामने से हाँ नहीं बोली। शर्माते शर्माते फूलों की बकेट थामी, थोड़ी नानुकुर की और फिर बिना कुछ कहे हल्की सी मुस्कान के साथ हॉस्टल के अंदर चली गई। अब सबको यही लगा कि उसने हाँ बोल दी है, और अगर कभी उसे पलटना भी पड़ा तो कह देगी मैंने कुछ कहा ही नहीं था, और बाकी के लड़कों को भी बहला सकती है। ये वान वान दूर खड़ी ये पूरा तमाशा देखकर मुस्कुरा रही थी। मन ही मन बोली, चलो अब सॉन्ग जी हांग खुद ही अपनी कब्र खोद रहा है। वो टाइम का हिसाब लगा रही थी। अंकल जियांग अब तक तैयार हो गए होंगे और अब उसे भी अपनी तैयारी शुरू करनी चाहिए। चैप्टर 156 रिकवर्ड लॉसेस। अगले पूरे हफ्ते तक सॉन्ग जी हांग ने खुद को पूरी तरह से शेन मेंग ची के साथ घुल मिल जाने दिया। दोनों अब एकदम प्यार में डूबे हुए कपल की तरह हर जगह एक साथ नजर आते। इधर ये वान वान एकदम शांत होकर जियांग फैमिली की हालत पर नजर रख रही थी और साथ ही चुपचाप जानकारियां भी इकट्ठा कर रही थी। उसे बस सही मौके का इंतजार था। उसका वो सी शाफ वाला चालाकी से खेला गया दाव फिलहाल अच्छा चल रहा था। सी शाफ पिछले पूरे हफ्ते एकदम सीधा बना रहा, ना कोई बदमाशी, ना कोई नखरे, रिहर्सल्स में भी एकदम अनुशासित। कुछ दिन तक चुपचाप इंतजार करने के बाद आखिरकार वो खबर आ ही गई जिसका ये वान वान बेसब्री से इंतजार कर रही थी। उस रात जैसे ही वो हॉस्टल लौटी, मिस्टर जियांग का फोन आ गया। ये वान वान की आंखें खुशी से चमक उठीं और वो फौरन जियांग यान रान की तरफ देखती हुई बोली, जल्दी उठाओ फोन। जियांग यान रान ने सिर हिलाया और स्पीकर ऑन कर दिया। हेलो पापा। फोन की दूसरी तरफ से मिस्टर जियांग की आवाज आई, प्यार और संतोष से भरी हुई। हेलो यान रान, पापा ने ये खुशखबरी देने के लिए फोन किया है। आज का बिड बहुत सफल रहा। वो प्रोजेक्ट हमें मिल गया है। भले ही ये बात पहले से अनुमानित थी, लेकिन फिर भी ये वान वान के चेहरे पर सच्ची खुशी छलक उठी। पर मिस्टर जियांग यहीं नहीं रुके। उन्होंने आगे कहा, और हाँ, तुम्हारी और सॉन्ग फैमिली की सगाई को भी हमने पब्लिकली कैंसिल कर दिया है। तुम्हारी दोस्त की चेतावनी की वजह से हम वक्त रहते सावधान हो गए, वरना हमें बड़ा नुकसान हो सकता था। मैंने दूसरे सारे प्रोजेक्ट से फंड्स निकाल लिए हैं और कई डील्स को रद्द कर दिया है। और सबसे बड़ी बात, हम अपने सारे नुकसान भी रिकवर कर चुके हैं। और सबसे अहम बात ये थी कि वो बड़ा प्रोजेक्ट अब जियांग फैमिली के हाथ में था। यानी कुल मिलाकर उन्होंने अच्छा खासा फायदा कर लिया था। ओह हाँ, क्या तुम्हारी वो दोस्त वहाँ है? हाँ पापा, वो यही है। यान रान ने फोन ये वान वान को पकड़ा दिया। अंकल जियांग, मैं बोल रही हूँ, वान वान। वान वान, जब भी तुम्हें टाइम मिले डिनर के लिए घर आना।
अंकल तुम्हारी बहुत बड़ी एहसानमंद हैं, और अगर आगे कभी कोई मदद चाहिए हो तो बेझिझक बताना। थैंक यू अंकल। अरे नहीं, थैंक यू मुझे कहना चाहिए। उधर स्कूल कैंटीन में सॉन्ग जी हांग को अभी तक कुछ भी खबर नहीं थी। वो तो अब भी शेन मेंग छी के साथ कैंडलाइट सी डिनर का मजा ले रहा था। इन दिनों दोनों जैसे प्रेम में डूबे हुए जोड़े की तरह हर समय साथ रहते थे। आज भी दोनों यूं ही सबके सामने अपने प्यार का दिखावा कर रहे थे। शेन मेंग छी ने प्यार से मुस्कुराते हुए पूछा, जी हांग, आज तुम्हारे घर की वो सरकारी बिड वाली मीटिंग थी ना? सोच रही थी, क्या नतीजा आया होगा? जी हांग ने ये सुनते ही गर्व से मुस्कुराते हुए कहा, मैंने कल रात पापा से बात की थी, सब कुछ सेट है। फंड्स जल्द ही हमारे पास आ जाएंगे। कोई टेंशन की बात नहीं है। शेन मेंग छी ने राहत की सांस ली और बोली, अच्छा है, मैं तो डर ही गई थी कि कहीं मेरी वजह से कोई गड़बड़ न हो जाए। अगर यान रान ने अपने पेरेंट्स से कुछ कह दिया हो तो? सॉन्ग जी हांग ने एकदम बेफिक्री से जवाब दिया, अरे मेंग छी, तुम तो बहुत भोली हो। हमारे परिवारों के बीच इतने सालों से साझेदारी है, कोई यान रान जैसी बिगड़ी रानी अपने दो चार शब्दों से इसे नहीं तोड़ सकती। देखो आज जियांग्स इतनी आगे क्यों है? क्योंकि हमने उन्हें सपोर्ट किया है, वरना वो कब के खत्म हो जाते। उनके पेरेंट्स तो पहले एक्टिंग लाइन में थे, बिजनेस के बारे में उन्हें क्या पता। शेन मेंग छी ने भी हामी भरते हुए कहा, सच है, ये सब तो आपकी फैमिली का कमाल है। और यान रान, उसने तो हद ही कर दी, पहले धोखा और फिर चू फेंग के साथ ड्रामा। साफ साफ तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश कर रही है। वो एक हीरो की तरह सॉन्ग जी हांग को देख रही थी, जैसे कोई ताकतवर प्रेमी जो सब कुछ संभाल सकता है। लेकिन उन्हें ये कहाँ पता था कि सारी बिसात ही पलट चुकी है। जियांग फैमिली ने न सिर्फ सब कुछ रिकवर कर लिया था, बल्कि अब सॉन्ग फैमिली पूरी तरह से मुसीबत में फंसी थी। और ये सब हुआ एक शांत लेकिन बेहद शातिर चाल चलने वाली लड़की, ये वान की वजह से। चैप्टर 155 फायरी रेज। सॉन्ग जी हांग उस वक्त खुद को जैसे बादशाह समझ रहा था। भीड़ की तारीफें और शेन मेंग ची का प्यार पाकर उसका घमंड सातवें आसमान पर था। वो शेन मेंग ची की तारीफों के पुल बांधते हुए बोला, उस औरत को मत याद दिलाओ। उसकी क्या औकात जो तुम्हारे सामने खड़ी हो सके? मेंग ची, मैं अपने पापा का इकलौता बेटा हूँ। एक दिन सारा खानदान और दौलत मेरी ही होगी, और उस दिन मैं तुम्हें हर वो चीज दूंगा जो इस दुनिया में सबसे बेस्ट है। शेन मेंग ची ने भी अपनी मासूम अदाकारी जारी रखी। उसने थोड़ी भावुकता के साथ कहा, जी हांग, मुझे इन सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे बस तुम्हारे साथ रहना है और कुछ नहीं चाहिए। उन दोनों के बीच जबरदस्त प्यार भरे पल चल ही रहे थे। तभी सॉन्ग जी हांग का फोन बजा। उसने जैसे ही कॉलर आईडी देखी, उसका चेहरा और भी खिल उठा। डैड का फोन है, जरूर खुशखबरी देने के लिए कॉल किया है। शेन मेंग ची भी ये सुनकर बहुत खुश हो गई। दोनों को लग रहा था कि शायद अब उनके अच्छे दिन शुरू हो गए हैं। हेलो डैड। सॉन्ग जी हांग ने तुरंत कॉल उठाया, लेकिन उधर से जो आवाज आई उसने जमीन खिसका देने वाली शुरुआत की। जी हांग, अभी के अभी घर वापस आ। सॉन्ग सीनियर की आवाज में सख्ती और गुस्सा साफ झलक रहा था। लेकिन सॉन्ग जी हांग उस वक्त तो इतना खुश था कि उसे अपने पापा की टोन तक समझ नहीं आई। हंसते हुए बोला, ठीक है डैड, मैं अभी आता हूँ। कॉल कट करने के बाद सॉन्ग जी हांग ने शेन मेंग ची की ओर मुड़ते हुए कहा, मेंग ची, डैड ने मुझे घर बुलाया है, शायद कोई सेलिब्रेशन पार्टी रखी होगी। शेन मेंग ची के चेहरे पर भी चमक आ गई। उसे लग रहा था कि उसने सही घोड़े पर दाव लगाया है। सॉन्ग जी हांग ने उसका हाथ पकड़ा और भावुक होकर बोला, मेंग ची, मैं घर जाकर मम्मी पापा को हमारे बारे में बताऊंगा। अगली बार मैं तुम्हें अपने घर लेकर चलूंगा। सॉन्ग जी हांग पूरे जोश में घर पहुंचा। डैड, बधाई हो, आज तो पार्टी बनती है ना? कहते हुए वो हॉल में घुसा। लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा पार किया, एक टी कप सीधा उसके सिर पर आकर लगा। हरामी!
उसके पापा चिल्लाए। सॉन्ग जी हांग का सिर दर्द से धड़कने लगा और उसे कुछ समझ ही नहीं आया। डैड, आप पागल हो गए हैं क्या? मम्मी सॉन्ग ये देखकर घबरा गई। वो दौड़कर आई, टॉवल लाई और बेटे के सिर पर दबाव देने लगी। ओल्ड सॉन्ग, क्या आपको इतनी जोर से मारने की जरूरत थी? बात भी तो की जा सकती थी। लेकिन सॉन्ग सीनियर का गुस्सा 7वें आसमान पर था। बात? तुम चाहती हो मैं इससे बात करूं? अब बताओ, किस तरह बात करूं इससे? सॉन्ग जी हांग हैरान था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मॉम, क्या हुआ? आज तो टेंडर खुलने वाला था ना? डैड क्यों इतने गुस्से में है? क्या मैं आपका बेटा नहीं हूं जो यूं सिर पर कप फेंक दिया? उसकी मम्मी ने उसकी बात सुनकर झट से उसके मुंह पर हाथ रख दिया, जैसे उसने कोई अपशकुन बोल दिया हो। बोली मत लो उस टेंडर की। पहले तो जियांग फैमिली ने कहा था कि बिड से पहले वो 100 मिलियन ट्रांसफर कर देंगे, लेकिन उन्होंने तो पैसे भेजे ही नहीं। उल्टा बिडिंग में उतरकर खुद हमसे कंपटीशन कर लिया। और फिर क्या हुआ? वो प्रोजेक्ट जियांग फैमिली को मिल गया। सॉन्ग जी हांग के चेहरे का रंग एक पल में उड़ गया। वो गुस्से में चिल्ला उठा, मॉम, आप क्या कह रही हैं? जियांग फैमिली ने धोखा दिया? ऐसा कैसे कर सकते हैं वो प्रोजेक्ट तो हमारा था। मम्मी सॉन्ग ने गहरी सांस लेते हुए कहा, अभी और सुनो, वो सबसे बुरा नहीं था। हमारे और उनके रिश्ते तो शादी के जरिए जुड़ने वाले थे। चलो ठीक है, उन्हें भरोसा नहीं था तो बिजनेस ले गए। हम बाद में परिवार बन ही जाते। और फिर उनकी एक ही बेटी है, सब कुछ तो तुम्हारा ही होता। लेकिन बिडिंग खत्म होने के बाद उस जियांग हाई चाओ ने सबके सामने ऐलान कर दिया कि हमारी सगाई खत्म की जाती है। वो नहीं चाहते कि अब हमारे दोनों खानदानों का कोई भी रिश्ता बचे। और यही नहीं, जितनी भी बिजनेस डील्स थी हमारे फैमिली के बीच, सब रातों रात तोड़ दी गई। सॉन्ग जी हांग अब तक पूरी तरह सदमे में था। वो कांपते हुए बोला, मॉम, आप क्या कह रही हो? उन्होंने सगाई तोड़ दी? ऐसा कैसे कर सकते हैं वो? क्या हम उनके लिए कोई इस्तेमाल की चीज थे? काम निकल गया और अब फेंक दिया? ये हद से ज्यादा है। हम ये ऐसे नहीं जाने देंगे। चैप्टर 156, आस्क योर डियर सन। सॉन्ग हाउस के माहौल में अब सिर्फ गुस्सा नहीं, बल्कि डर और घबराहट भी घुल चुकी थी। मिसेस सॉन्ग ने बेटे को ध्यान से देखा, फिर थोड़ी झिझकते हुए पूछा, जी हांग, एक बात पूछूं? क्या तुम्हें वाकई कुछ भी नहीं पता? कहीं तुमने कुछ ऐसा तो नहीं किया जो नहीं करना चाहिए था? माँ की शक भरी आवाज सुनते ही सॉन्ग जी हांग फौरन उखड़ गया। मॉम, आप ऐसा कैसे बोल सकती हैं? मुझे कैसे पता चलेगा कि क्या हुआ? मैंने क्या कर दिया होगा? और डैड, आप ही तो हर समय कहते थे कि सब कुछ बिल्कुल ठीक चल रहा है। फिर अचानक से ऐसा कैसे हो गया? क्या डील पहले ही बिगड़ चुकी थी? सॉन्ग सीनियर ने जोर से मेज पर हाथ मारा और गुस्से में गरज उठे, तुम्हें कुछ नहीं पता? अगर तुम्हें कुछ नहीं पता, तो फिर जियांग हाई चाओ ने मुझे घर जाकर अपने प्यारे बेटे से पूछो ये क्यों कहा? अगर किसी की गलती है, तो तुम्हारी ही है। अब सॉन्ग जी हांग की धड़कनें तेज हो गईं। क्या? जियांग हाई चाओ ने डैड से कहा कि मुझसे पूछे? उसके माथे पर ठंडी पसीने की बूंदें छलकने लगीं। डरी हुई मिसेज सॉन्ग जल्दी से बोली, हाँ जी हांग, जल्दी सोचो, तुमने हाल ही में ऐसा क्या किया है जो हमें नहीं पता? शायद अब भी कुछ रास्ता निकल आए, वरना कंपनी तो गई काम से। और अगर ऐसा हुआ तो हम सबको सड़क पर सोना पड़ेगा। सच बताओ तो, उन्होंने गहरी सांस ली। जिस दिन जियांग फैमिली ने पैसे ट्रांसफर करने में देर की थी, उसी दिन मुझे शक हो गया था कि कुछ गड़बड़ है। अब सोचती हूँ तो शायद जियांग हाई चाओ ने उसी वक्त से प्लानिंग शुरू कर दी थी। नहीं तो ये सब इतना जल्दी कैसे होता? टेंडर इतनी आसानी से हमारे हाथ से कैसे निकल जाता? तुम्हारे डैड और मैंने बहुत देर तक सोचा। इस दौरान ऐसा कुछ नहीं हुआ जो संदेह पैदा करे। जियांग हाई चाओ हमेशा जैसे व्यवहार करता था, वैसा ही करता रहा। हमारे और उनके बीच कभी कोई झगड़ा भी नहीं हुआ था। तो हमें समझ ही नहीं आया कि अचानक उसने हमसे रिश्ता क्यों तोड़ दिया। अब तुम सोच कर बताओ, क्या किया है तुमने हाल ही में?
अब सॉन्ग सीनियर ने बेटे की तरफ आंखें तरेर कर पूछा, उस दिन मैंने तुम्हें खासतौर पर कॉल करके कहा था कि यान रान के साथ अच्छा बर्ताव करना, क्या तुमने वैसा ही किया? बताओ, कहीं तुमने यान रान को नाराज तो नहीं कर दिया? अब सॉन्ग जी हांग का चेहरा एकदम सफेद पड़ गया था। पापा की तमतमाई आंखों के सामने वो घबराया जरूर, पर फिर भी जैसे तैसे हिम्मत जुटाकर बोला, डैड, मॉम, क्या आप दोनों मुझे नहीं जानते? कब मैंने उस अमीर लड़की जियांग यान रान को किसी रानी से कम समझा है? मैं तो उसकी हर बात सहता रहा हूँ। उसकी जितनी तुकलें हैं सब झेली है। क्या कभी मैंने शिकायत की? और अब देखिए, मैं इतने सालों से सब कुछ बर्दाश्त करता आ रहा हूँ, बिना कुछ बोले। फिर भी जियांग हाईचाओ को मुझसे कोई शिकायत है तो वो तो उसकी छोटी सोच है। साफ है कि जियांग फैमिली एहसान फरामोश है। हमने जब तक काम आया तब तक सब ठीक था, अब काम निकल गया तो हमें एक झटके में निकाल फेंका। सॉन्ग सीनियर कुछ देर तक बेटे को घूरते रहे। जब देखा कि जी हांग पूरे यकीन के साथ बोल रहा है और उसके बोलने में सच्चाई जैसी लग रही है, तो उनका गुस्सा थोड़ा कम हुआ। मिसेस सॉन्ग ने बेटे की बात सुनकर फौरन उसका पक्ष लिया। ओल्ड सॉन्ग, हमने खुद देखा है कि जी हांग यान रान के साथ कैसा व्यवहार करता है, जैसे कोई देवी हो, उसकी पूजा करता है। इसमें जी हांग की क्या गलती हो सकती है? अब सॉन्ग सीनियर का गुस्सा जियांग फैमिली पर टूट पड़ा। उन्होंने दांत भींचते हुए कहा, बहुत अच्छा, जियांग हाईचाओ, हमने तो तुम्हें अपने परिवार जैसा समझा था, और तुमने क्या किया? दोहरी चाल चलकर हमारे ही बेटे को बदनाम कर दिया। चैप्टर 157, इनक्रेडिबली शेमलेस। अब तक सॉन्ग जी हांग के माता पिता को उस पर कोई शक नहीं रहा था। उन्हें लगा कि उनका बेटा बेगुनाह है, और ये देखकर जी हांग ने मन ही मन राहत की सांस ली। चलो बच गया, उसने मन ही मन सोचा। उसने तो हमेशा यान रान के सामने और दोनों फैमिली के बीच खुद को बहुत शरीफ और सभ्य दिखाया था। यहाँ तक कि जियांग हाईचाओ को भी उस पर शक करने की कोई वजह नहीं मिली होगी, और उसके माता पिता को तो बिल्कुल नहीं। लेकिन फिर ये सब हुआ कैसे? जी हांग की सोच अब उसके चेहरे पर छाई घबराहट बन गई। पल भर में उसकी पूरी जिंदगी बदल गई थी। वो बड़ी सरकारी प्रोजेक्ट उसके हाथ से निकल चुकी थी। 2 फैमिलियों की पार्टनरशिप टूट चुकी थी। फैक्ट्री के लिए जो मशीनें मंगवाई थी वो बेकार हो गई थीं, और कंपनी कर्ज में डूब चुकी थी, दिवालिया होने की कगार पर। पर ये सब हुआ कैसे? उसे जियांग यान रान बहुत अच्छे से पता थी, और उसे पूरा भरोसा था कि वो लड़की तो उसके इशारों पर चलती है। चाहे वो कुछ भी करे, यान रान कभी कुछ नहीं बोलेगी, क्योंकि उसे डर था कि कहीं जी हांग उससे नाराज न हो जाए। इसलिए तो जब उसने सबके सामने शेन मिंगछी का साथ दिया और उससे अपने प्यार का इजहार किया, तब भी उसे लगा था कि यान रान जल भुनकर और भी ज्यादा उसके पीछे पागल हो जाएगी। और अब जब वो यान रान को सजधज कर चू फेंग के पीछे जाते देख रहा था, तो उसे लग रहा था कि ये सब सिर्फ उसे जलाने के लिए हो रहा है। लेकिन मैं ये सोच भी नहीं सकता था कि जियांग हाईचाओ इतनी बड़ी बात कर देगा। सगाई ही तोड़ डाली। हरामी लड़की। अब समझ में आया, जरूर ये सब यान रान की प्लानिंग है। जब मैंने हद पार कर दी तो उसने मुझे झुकाने के लिए ये चाल चली। अब सॉन्ग जी हांग ने अपने पिता की तरफ देखा और धीरे से पूछा, डैड, अब क्या करना होगा? सॉन्ग सीनियर ने थके से अंदाज में जवाब दिया, अब तो बस एक ही रास्ता है। अगर जियांग फैमिली फिर से हमारे साथ इस सरकारी प्रोजेक्ट में साझेदारी करने को राजी हो जाए, तो ही कुछ बच सकता है। लेकिन अगर जियांग हाईचाओ ने सच में हमें पूरी तरह कुचलने की ठान ली है, तो मैं भी उसका चैन छीन लूंगा। मैं सबको बताऊंगा कि जियांग फैमिली कितनी धोखेबाज और चालाक है। फिर देखता हूँ कि कौन उनके साथ काम करता है और कौन उनकी बेटी से शादी करता है। जी हांग का चेहरा सख्त हो गया और बोला, डैड, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। सॉन्ग फैमिली कोई खेलने की चीज नहीं है। मिसेज सॉन्ग ने बेटे को देखा और भावुक हो गई। जी हांग, तुम्हारे साथ बहुत नाइंसाफी हुई है। तुमने इतने साल उस यान रान के साथ इतना अच्छा बर्ताव किया,
फिर भी उन लोगों ने तुम्हें यूं फेंक दिया। उधर सॉन्ग जी हांग तो गुस्से में भरा हुआ स्कूल की तरफ भागा जा रहा था। और उसी समय यान रान और ये वान वॉन एक बारबेक्यू स्टॉल से पेट भर खाकर मैदान के किनारे टहल रही थी। दोनों हंसती मुस्कुराती चल रही थी जब अचानक यान रान का फोन बजा। उसने फोन खोला और देखा सॉन्ग जी हांग ने मिलने के लिए बुलाया है। ये वान वॉन ने एक नज़र उसकी तरफ देखा और कंधे उचकाकर बोली, तो मिल लो। उसके लिए तो ये मौका था यान रान को इस कमीने की असली शक्ल देखने का। यान रान ने थोड़ी देर सोचकर मैसेज टाइप किया, मैं स्पोर्ट्स ग्राउंड पर हूँ। ये वान वॉन मुस्कुराई, मैं वहाँ स्टैंड्स पर बैठ जाती हूँ, तुम शांति से मिल लेना। ज्यादा वक्त नहीं लगा। सॉन्ग जी हांग तो जैसे तूफान की तरह भागता हुआ आया और यान रान के सामने आकर सांस भी ठीक से नहीं ले पाया था कि फौरन चिल्लाने लगा, जियांग यान रान, मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि तुम इतनी घटिया निकलोगी। उस चू फेंग जैसे गिगोलों से जुड़ते ही तुमने मुझे फेंक दिया और तुम्हारे कहने पर तुम्हारे पापा ने हमारी सगाई तोड़ दी। क्या तुम्हें लगता है कि सगाई कोई खिलौना है? जब मन किया कर दी, जब मन किया तोड़ दी। तुम क्या समझती हो सॉन्ग फैमिली कोई तुम्हारा नौकर है जो जब चाहो जैसे चाहो इस्तेमाल कर लो? यान रान ने उसकी तरफ एक ठंडी नजर डाली और बिल्कुल भावहीन आवाज में पूछा, बोल चुके? सॉन्ग जी हांग और भी चिढ़ गया, क्यों? अब क्या हुआ? तुम चुप क्यों हो? तुम्हें भी पता है कि तुमने गलत किया है। इतनी नीच हरकत करने की मैंने कभी तुमसे उम्मीद नहीं की थी। वो प्रोजेक्ट हमारा था, तुम होती कौन हो हमसे छीनने वाली? ये सुनकर स्टैंड्स पर बैठी ये वान वॉन भी हैरान रह गई। हद है, इतना बेशर्म इंसान मैंने आज तक नहीं देखा। चैप्टर 158 Who hasn't fallen for a few scumbags before? जियांग यान रान के दिल में एक अजीब सी उदासी थी। क्या? सगाई तोड़ने के लिए मैं बुरी हूँ? कौन था जिसने सबसे पहले ये कहा कि सगाई का अब कोई मतलब नहीं और मुझे उससे कोई रिश्ता नहीं है? मैंने तो बस तुम्हारी इच्छाओं को पूरा किया। क्या ये गलत था? सॉन्ग जी हांग की आंखों में एक कड़वाहट झलक उठी। जियांग यान रान, ये बात फिर से मत उछालो। मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूँ, तुम बेहतर होगा कि अपने पिता से कहकर सगाई को वापस जोड़वाओ और हमारे साथ उस प्रोजेक्ट पर काम करो। अगर तुम सगाई तोड़ने पर अड़ी हो तो ठीक है, लेकिन इसके बदले उस प्रोजेक्ट को हमें सौंप दो। फिर मैं इस घटना को भूल सकता हूँ। वरना ये भूलना मत कि मैं तुम्हें इस जन्म में माफ करूंगा या नहीं। तुम मेरी सहनशीलता को मत परखो। कुछ तो हद होनी चाहिए। सॉन्ग जी हांग का रवैया ऐसा था मानो वो पूरी तरह से यान रान को ये समझाने की कोशिश कर रहा था कि वो उसका मन बदलने के लिए ये सब कर रही है। उसे यकीन था कि यान रान अब भी उसे पसंद करती है और वही लड़की है जो हर बार उसके गुस्से के सामने झुक जाती थी। जो लड़का कभी उसे बहुत पसंद था, वही आज ये सब बेतुकी बातें कह रहा था। इसे देखकर जियांग यान रान की आंखों से आखिरी उम्मीद की किरण भी गायब हो गई। सॉन्ग जी हांग, तुम मुझे नफरत दिलाते हो। सॉन्ग जी हांग ने गुस्से में भरी नजर से यान रान को जाते हुए देखा और उसकी आंखों में गुस्से का तूफान था। लड़कियों के हॉस्टल में घर लौटने के बाद ये वान वॉन ने महसूस किया कि जियांग यान रान कुछ परेशान लग रही थी। तुम ठीक हो? जियांग यान रान थोड़ी मुस्कान के साथ बोली, मुझे बस बहुत डर लग रहा था। अगर मैंने समय पर सॉन्ग जी हांग का असली चेहरा नहीं देखा होता तो क्या होता? वो जो कुछ महसूस कर रही थी, वो समझकर ये वान वॉन का दिल भी ठंडा हो गया। उसे अच्छे से समझ था कि किसी के विश्वास टूटने का क्या दर्द होता है। उसने एक गहरी सांस ली और कहा, चिंता मत करो, कौन नहीं पड़ा है किसी हरामी के जाल में बचपन में? जियांग यान रान हंसी और मुस्कुराई, अरे ये तो सच है। वैसे अब हम दोनों की कहानी तो बहुत मिलती जुलती लगती है। और हाँ, मुझे हमेशा से ये जानने का मन था, तुम पहले गु युए जे से इतनी प्यार करती थी, तो अचानक से तुमने अपना मन क्यों बदल लिया? ये वान वॉन की आंखों में एक हल्की सी उदासी आ गई। फिर उसने धीरे से कहा, कुछ सच्चाइयाँ मुझे इत्तेफाक से पता चल गई थी। अगले कुछ दिनों तक
जब तक बिडिंग प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाई थी और नतीजे सार्वजनिक नहीं हुए थे, बहुत कम लोग इसके बारे में जानते थे और लोग नतीजों से अनजान थे। पहले सोंग जी-हांग ने अपनी जीत का ढिंढोरा पीटा था, तो स्कूल के हर छात्र को यही लगा कि सोंग फैमिली ने वो प्रोजेक्ट जीत लिया है। लोग उसे बधाई देने और उससे दोस्ती बढ़ाने में लगे थे। शेन मेंग छी बहुत होशियार थी और उसने देखा कि इन कुछ दिनों में सोंग जी-हांग थोड़ा विचलित नजर आ रहा था। वो पूरी तरह से नहीं समझ पाई, लेकिन उसे लग रहा था कि ये शायद जियांग यान रान के बदलाव के कारण था, या फिर वो इस प्रोजेक्ट को लेकर खुश था। फिर भी उसने सोचा कि उसे अपनी मछली को फिर से हाथ से जाने नहीं देना चाहिए, इसलिए उसने सोंग जी-हांग के प्रति अपनी नजरें और भी स्नेही कर दी। यहाँ तक कि उस शनिवार को उसने खुद सोंग जी-हांग को बाहर खाने के लिए बुला लिया। प्रोजेक्ट उसके हाथ से निकलने के बाद सोंग जी-हांग परेशान हो गया था। फिर भी वो अभी भी उम्मीद कर रहा था कि जियांग यान रान किसी तरह समझौता कर लेगी। शॉपिंग करते समय जब वो शेन मेंग छी के साथ था, उसने फिर से घर से कॉल रिसीव किया। सोंग जी-हांग ने शेन मेंग छी से थोड़ा हटते हुए फोन उठाया और कहा, हेलो मम्मी, क्या हो रहा है? उसकी माँ का गुस्से भरा स्वर तुरंत फोन से सुनाई दिया। जी-हांग, इस बार जियांग फैमिली ने बहुत क्रूरता दिखाई है। अब हम कोई रास्ता नहीं सोच पा रहे हैं। वो हमारे साथ इस प्रोजेक्ट में मदद कर सकता था, लेकिन वो चाहकर भी हमारी कंपनी के महंगे उपकरणों को सड़ने देना पसंद कर रहा है, बस हमें दबाने के लिए। वो हमें पूरी तरह से खत्म करने पर तुला हुआ है। वो बूढ़ा कमीना, उसने हमें ऐसे कैसे ठुकरा दिया? सोंग जी-हांग का गुस्सा 7वें आसमान पर था। चैप्टर 159 रिवेंज। बेहद परेशान होकर श्रीमती सोंग की आवाज में पागलपन झलकने लगा। मैं उन्हें कभी माफ नहीं करूंगी, कभी नहीं। स्का, जियांग है चाओ। वो सोचता है कि मुझसे छुपकर वो बच जाएगा। वो चाहता है कि उसकी बेटी किसी अच्छे आदमी से शादी करे। ऐसा नहीं होगा। मैं उस दुष्ट लड़की की इज्जत लूटा दूंगी। मैं सबको बताऊंगी कि जियांग फैमिली कितनी धोखेबाज है और कैसे उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा। फिर देखो कौन जियांग फैमिली के कचरे को अपनाएगा। माँ, आप क्या करने जा रही हो? चिंता मत करो, माँ तुम्हारे लिए बदला जरूर लेगी। रुको, माँ, माँ। वो फोन रख चुकी थी। शेन मेंग छी उसके पास आई और चिंतित स्वर में पूछा, जी-हांग, क्या हुआ? किसका फोन था? कुछ नहीं। सोंग जी-हांग ने सिर झुकाया और बेचैन हो गया। जियांग फैमिली अब तक भी झुकी नहीं। शेन मेंग छी पूरी तरह से इस पर ध्यान दे रही थी कि कैसे सोंग जी-हांग को जियांग यान रान से दूर किया जाए, और उसने ज्यादा कुछ सोचा नहीं। चलो, हम फोटो खिंचवाने चलते हैं। अगर अब नहीं गए तो बाद में लोगों की लाइन लग जाएगी। वो पूरी तरह से ये मान चुकी थी कि सोंग जी-हांग का हाल ही में अजीब बर्ताव सिर्फ जियांग यान रान की वजह से था। वह इतनी सुंदरता से तैयार होकर चू फेंग के साथ घुल मिलकर समय बिता रही थी। क्या जियांग यान रान सच में सोचती है कि मुझे उसकी असली मंशा नहीं पता? अगर जियांग यान रान अब लड़ाई नहीं करती तो उसे इतना मेहनत नहीं करनी पड़ती। उसके लिए जितना कोई चीज मुश्किल से मिलती है वो उतनी ही कीमती हो जाती है, और जब उसे वो हासिल होती है तो उतना ही अधिक संतोष मिलता है। किंगहे हाई स्कूल में कई दिनों में स्कूल के परफॉर्मेंस का दिन आ चुका था। ज्यादातर छात्र उस सप्ताहांत में घर नहीं गए थे और वे हॉल को सजाने और रिहर्सल करने में व्यस्त थे। बड़े हॉल में कई क्लासेस रिहर्सल करने के लिए पंक्तिबद्ध थीं। वहां लोग इधर उधर दौड़ रहे थे और माहौल बेहद हंसी खुशी से भरा हुआ था। सीनियर क्लास ए का जो शो था वो बैले डांस था। जियांग यान रान और शेन मेंग छी दोनों इसमें शामिल थी। क्लास ए, अगला प्रदर्शन क्लास ए का स्वान लेक है। क्या सभी लोग यहाँ हैं? मेजबान ने ऊंचे स्वर में पूछा। रुको, एक और आ रही है, वो जल्दी ही पहुंच जाएगी। क्लास ए की डांस टीम की कप्तान ने जवाब दिया। जल्दी करो। समझ गए, समझ गए। हमारी क्लास से कौन आ रहा है? किसी ने पूछा। शेन मेंग छी। वो आज बाहर गई थी, कप्तान ने जवाब दिया। बाहर गई थी?
कहाँ गई थी? रिहर्सल के लिए कैसे देर हो सकती है? मैंने उसे सुबह स्कूल के गेट से सॉन्ग जी हांग के साथ बाहर जाते हुए देखा था। किसी ने धीरे से कहा। अरे! सभी लोग एक साथ समझ गए और जियांग यान रान को एक तरफ कोने में स्ट्रेच करते हुए देखा। सभी ने उसके बारे में फुसफुसाना शुरू कर दिया। शेन मेंग छी और सॉन्ग जी हांग तो अब डेट करने लगे होंगे, है ना? लगता है वो दोनों एकदम परफेक्ट जोड़ी है। और यहाँ कोई है जो खुद को फंसाकर सॉन्ग जी हांग से जुड़ी सगाई के बारे में झूठ बोल रहा है। सही कहा। उसने तो सॉन्ग जी हांग और शेन मेंग छी को तोड़ने के लिए शेन मेंग छी पर तीसरे आदमी का आरोप भी लगा दिया। जियांग यान रान आमतौर पर घमंडी और राजसी होती थी और उसने कई लोगों को नाराज किया था। इसके अलावा वो बहुत ही प्रतिभाशाली और नृत्य में सबसे बेहतरीन थी, इसलिए लोग उसे ताने देने का कोई मौका नहीं छोड़ते थे। जैसे ही क्लास ए का रिहर्सल शुरू होने वाला था, एक मिडिल एज महिला नीले रंग की चीफॉन गसम पहने हुए अचानक भीड़ से होकर स्टेज की ओर बढ़ी। हॉल में हर कोई छात्र था, तो इस महिला का अचानक आना सबको हैरान कर गया। ज्यादातर लोग पहचान गए कि वो सॉन्ग जी हांग की माँ है। हर किसी ने देखा कि उसके चेहरे पर गुस्से की लहर थी। वो सीधे जियांग यान रान के पास गई और बिना देर किए उसे एक जोरदार थप्पड़ मार दिया। तुम बेशर्म लड़की। चैप्टर 160 डिवोटेड। श्रीमती सॉन्ग की उपस्थिति इतनी अचानक थी कि जियांग यान रान वक्त पर बच नहीं पाई और एक जोरदार थप्पड़ उसके चेहरे पर पड़ गया। हॉल में पूरा माहौल सन्नाटे में बदल गया। श्रीमती सॉन्ग ने अपनी उंगली जियांग यान रान की नाक पर रखकर चिल्लाते हुए कहा, अरे निय संतान छोटी बिच्च, तुम्हारा पूरा परिवार तो कचरा है। पहले तुम हमारे जी हांग से सगाई करने पर जिद कर रही थी, लेकिन अब जब तुम्हारे पास ताकत आ गई, तुमने उसे किनारे कर दिया, सगाई तोड़ दी और अब सीढ़ी चढ़ने की कोशिश कर रही हो। क्या तुम सच में समझती हो कि सॉन्ग फैमिली इतनी आसानी से तंग हो सकती है? बताओ, तुम्हारे पीछे कौन सा गिद्ध है जिससे तुम लटकी हो? क्या वो चू नामक लड़का है? जियांग है चाओ ने तो अपनी बेटी को सच में अच्छा ही पाल लिया। सगाई होने के बावजूद यूं मचल रही हो। जैसे ही तुम्हें कोई अमीर मिला, तुमने हमारे जी हांग को फेंक दिया और हमारे परिवार का प्रोजेक्ट भी छीन लिया। हमें मौत के कगार पर लाकर खड़ा कर दिया। मैं तुम्हें एक राजकुमारी की तरह समझती थी, लेकिन तुम सच में राजकुमारी समझती हो? तुम्हारे टैलेंट, खूबसूरती और हरकतों को देखकर तुम मेरे बेटे के लायक नहीं हो। अगर तुमने उसे समय नहीं बर्बाद किया होता, तो मेरा बेटा किसी और से मिल चुका होता। मेरा बेटा तुम्हारे लिए कितना समर्पित था, फिर भी तुमने उसकी कद्र नहीं की और उसे लगातार नकारा। श्रीमती सॉन्ग ने लगातार गालियां दी और एक के बाद एक बुरी बातें बोली, जिससे जियांग यान रान का दिल चकनाचूर हो गया, क्योंकि वह एक बड़ों का आदर करती थी। उसने जवाब नहीं दिया और बस खड़ी रही। उसका शरीर हल्का सा कांप रहा था और उसका चेहरा पूरी तरह से बुझा हुआ और सुन्न था। उसे कभी ये उम्मीद नहीं थी कि जो आंटी सॉन्ग हमेशा उसके प्रति इतनी दयालु और स्नेही थी, वही अब इतनी जहरीली बातें बोलेंगी। क्या ये सारी मोहब्बत जो उन्होंने दिखाई, वो झूठी थी? मैंने कभी सॉन्ग जी हांग को खुद के लिए अयोग्य नहीं महसूस किया था। भीड़ में ये वान ने जियांग यान रान के लाल और सूजे हुए चेहरे को देखा और उसकी आंखों में थोड़ी ठंडक झलकी। अचानक उसने जोर से बोला, हे भगवान! जियांग यान रान और सॉन्ग जी हांग की सगाई थी? ये कैसे हो सकता है? श्रीमती सॉन्ग, जो अभी भी जियांग यान रान को गालियां दे रही थी, ने वो सवाल सुना और भी गुस्से में आ गई। उसने अपनी आंखों से सभी को घूमा और बड़े गुस्से से कहा, क्यों नहीं होगी? क्या ये छोटी बिच्च ने झूठ बोला है और कहा है कि उसका सॉन्ग फैमिली से कोई वास्ता नहीं है? मैं तुम सभी को बताती हूँ, ये दोनों पहले से सगाई किए हुए थे, जन्म से पहले ही। दोनों परिवारों ने अपनी किस्मत देखी और कार्डों का आदान प्रदान किया। हमारे सर्कल में कोई नहीं है जो जानता न हो कि ये दोनों एक जोड़ी है। मेरा बेटा कितना अच्छा था उसके साथ, उसे एक राजकुमारी की तरह प्यार किया, फिर भी ये कैसे इसका इनकार कर सकती है? सब लोग देखो,
इस छोटी बिच की असली शक्ल। इसने मेरे बेटे को धोखा दिया और फिर हमारे परिवार के प्रोजेक्ट को छीनने की कोशिश की। ऐसी बुरी महिला तो इस दुनिया में नहीं हो सकती। ओह! श्रीमती सॉन्ग के शब्द सुनकर दर्शक हक्का बक्का रह गए। क्या? क्या उसने सच में कहा कि सॉन्ग जीहांग और जियांग यानरान की सगाई थी? क्या उसने ये भी कहा कि सॉन्ग जीहांग उसके लिए समर्पित था? श्रीमती सॉन्ग ने देखा कि लोग उसके ऊपर अजीब नज़र से देख रहे थे, लेकिन वो समझ नहीं पा रही थी कि क्या गलत था। ये वान ने उसकी ओर तिरछी नज़र से देखा और शक्की अंदाज में बोला, ये तो असंभव है। आंटी, आप तो झूठ बोल रही हो। सॉन्ग जी हांग की गर्लफ्रेंड तो शेन मिंगछी है, तो वह जियांग यानरान से कैसे जुड़ा हो सकता है? श्रीमती सॉन्ग इस आरोप को सहन नहीं कर पाई और गुस्से में आते हुए बोली, मैं झूठ बोल रही हूँ। मैं सॉन्ग जी हांग की माँ हूँ। मेरे शब्द कैसे झूठ हो सकते हैं? ये छोटी बिच तो खुद झूठ बोल रही है। शेन मिंगछी कौन है? तुम क्या बकवास कर रहे हो?